चलिए, मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। हाँ, इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और कि इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। जितने भी आपके भाई बंधु सर्किल के हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। चलिए फटाफट जुड़े ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी भाई बंधु जुड़े होंगे वो देख रहे होंगे कि मध्यकालीन भारत जो है एक कहानी बेस पे चल रहा है। एकदम आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कैसे अरब आक्रमण हुआ, तुर्क आक्रमण हुआ, किसने जजिया कर लाया, जजिया कर को समाप्त किसने किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, ये सब कहानी जो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं मैंने आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे दूसरे चरण का तुर्क आक्रमण। ठीक है, प्रथम चरण का हम लोगों ने देख लिया था कौन, मोहम्मद गजनबी के बारे में। अब हम लोग गौरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग हेडलाइन डालेंगे, तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण। तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण। ठीक है, कौन सा, दूसरा चरण। तो पहला हम लोगों ने देख लिया था, अब दूसरा। तो इसमें अब आराम से आप कहानी समझते चले और सुनते भी चले। ठीक है, जो तुर्क एक जनजाति थी, तुर्क क्या है, एक जनजाति। मैंने पहले ही बताया था कि तुर्क कोई देश नहीं बल्कि एक जनजाति थी। ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहती थी। ठीक है, कहाँ, तो अफगानिस्तान के मुख्यतः ये क्षेत्र थी। लेकिन इसका दूसरे चरण का नेतृत्व जो था यह किसने किया। प्रथम, एक बार सवाल ऐसा पीसीएस में सवाल दिया हुआ था कि प्रथम चरण का तुर्क आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, और ये आपको दूसरे चरण का तुर्क आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपका मोहम्मद गौरी ने किया था। कौन किया था, मोहम्मद गौरी। ठीक है, किसने नेतृत्व किया था, तो मोहम्मद गौरी ने आपको किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ये होता है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम आपसे पूछ लेता है। ठीक है, कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था। बहुत लंबा चौड़ा था लेकिन आदमी अपने सहूलियत के चलते गौरी रख दिया, क्योंकि ये गौरी जनजाति के भी थे इसलिए। तो मोयुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, इसका पूरा नाम, इसका जो पूरा नाम अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो पूरा नाम आपका क्या हो गया, मोयुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, मोहम्मद बिन शाम इसका पूरा नाम था। लेकिन इसे बाद में क्या होना, सियाहुद्दीन भी कहा जाने लगा। शिहाबुद्दीन भी कहा जाने लगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा पूछता है, लेकिन मेन रूप से मोहम्मद गौरी के बारे में ही आप जान लें। ठीक है, अब क्या था कि देखिए, अब आराम से हम लोग डेट बाई डेट हम लोग देखेंगे। 1173 में यह शासक बना। ठीक है, कब, स्टार मार के लिख लिया, 1173 में। ठीक है, क्या बना, शासक बना। ठीक है, इसके बाद 1175 में, आराम से देखिए, डेट बाय डेट मैं जानबूझ के आपको लिख रहा हूँ कि ताकि डेट से आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, मुल्तान पर इसने आक्रमण किया। मुल्तान पर इसने क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, इसके बाद 1718 में, 1778 में, देखिए 1178 में राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र में इसने आक्रमण किया। लेकिन वहां के राजा जो था भीम द्वितीय, इसे बुरी तरीके से पराजित कर दिया। यानी कि एक सवाल ऐसा यहाँ से अब बनना चालू हो गया कि वह प्रथम आक्रमण कौन था या किस स्थान पे था जिसमें तुर्क की पहली हार हुई थी भारत में। ठीक है, तो वह इसी ने किया था, मोहम्मद बिन गौरी ने। कहाँ, राजस्थान पे किया था। और उस समय वहाँ का राजा भीम द्वितीय था जिसने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया था। ठीक है, तो कहाँ, इतना राजस्थान पर आक्रमण, परंतु
भीम द्वितीय ने इसे क्या कर दिया, हरा दिया। हाँ, हरा दिया, हरा दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो हरा दिया बेचारा भीम द्वितीय ने। ये प्रथम तुर्क जो था, ये इसका क्या था, मतलब कि हार थी। यहाँ से हार होने के बाद यह छोटा छोटा, मतलब कि जो मोहम्मद गौरी था, यह छोटा छोटा युद्ध किया। उसके बारे में इतनी जानकारी आपको मतलब नहीं थी, लेकिन आगे हम लोग पढ़ते चले। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने लाहौर तथा उसके आसपास को क्षेत्र को क्या किया था, उसने जीत लिया और अपने लाहौर को इसने केंद्र बना लिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने मतलब कि लाहौर के क्षेत्र को जीतने के साथ साथ उसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र थे उसको जीत कर और उसी को क्या किया था, अपना केंद्र बना लिया था। ठीक है, इसके बाद एक बार पंजाब के भटिंडा, देखिए यहाँ से मुख्य रूप से आपको आता है। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको बता भी दिया था कि पंजाब के भटिंडा, पंजाब के भटिंडा पर इसने क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, और इस समय उसे पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के सामना करना पड़ा था। और इस सबसे प्रथम बार 1191 में इसने तराइन के युद्ध लड़ा। तो ये सब मैंने आपको पीछे बताया भी था, लेकिन फिर से यहाँ से आप देख ले कि पंजाब के भटिंडा पर इसने क्या किया, आक्रमण किया। परंतु ठीक है, परंतु इसका सामना किससे हो गया, तो इसका सामना हो गया पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका सामना हो गया। और पृथ्वीराज चौहान ने इसे क्या किया, बुरी तरीके से इसे हरा दिया। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका पृथ्वीराज चौहान जो था 1191 में तराइन के युद्ध में हरा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, लेकिन 1192 में ठीक एक साल के बाद इसने 1192 में, ठीक है, पृथ्वी राज तृतीय को हरा दिया। और ये भी क्या थी, तराइन के द्वितीय युद्ध थे। ठीक है, तराइन के द्वितीय, एक मिनट कट तो नहीं रहा है, ये देख ले थोड़ा सा, नहीं। ठीक है, ये भी क्या था, तराइन के द्वितीय युद्ध था। ठीक है, ये क्या था, तराइन का द्वितीय। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को इसने क्या किया, हरा दिया। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद 1194 में आप देखेंगे कि देखिए, अब ये मैं इसलिए जानबूझ के नहीं बता रहा कि क्योंकि मैंने आपको बता दिया था ये सब चीज कहानी पीछे ही, कि कैसे कैसे जयचंद के साथ मिल के पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया। फिर जयचंद के बेटी से शादी करने के बाद, ठीक है, इसने शादी कर लिया, जिसके कारण जयचंद्र इसके साथ मिल के फिर इसको तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया। लेकिन 1194 में, ठीक है, जयचंद्र को भी इसने हरा दिया। क्या कर दिया, 1100 चंद्रवार के युद्ध में जयचंद को हरा दिया। क्या कर दिया, जयचंद को भी इसने हरा दिया। ठीक है, इसका गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी। ठीक है, गौरी का सेनापति कौन था, तो गौरी का सेनापति ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसने 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को, गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी 1198 में नालंदा
नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, ठीक है। ये कहाँ है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ में, बिहार में है, ठीक है। तो इसने कर दिया। अब देखिए इसके पीछे ऐसे लॉजिक लगाया जाता है कि यह क्या था, गौरी का सेनापति था और बख्तियार खिलजी था। लेकिन आप जो ये देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ एक मतलब कि बहुत ही विद्वान लोग रहते थे, और एक टीचर के लिए कोई भी क्या होता है, ऊंच और नीच नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि अभी के समय में नेता वगैरह आ जाते हैं तो जी हजूरी सब लोग करने लगते हैं, ठीक है। या आपसे कोई मतलब कि ज़्यादा धनिक वनिक आ जाता है तो उसका जी हजूरी। लेकिन यहाँ ये तो एक विश्वविद्यालय था, यहाँ शिक्षक थे, तो ये लोग क्या करते थे कि सबको अपने बराबर लेवल में रखते थे, चाहे वो राजा का बेटा हो या किसी का गरीब का बेटा हो, चाहे जो भी है। लेकिन जब इसको तो बख्तियार खिलजी को तो जी हजूरी कराने का आदत था, यहाँ पे गया, देखा कि जी हजूरी के कोई ऐसी चांस नहीं बना, कोई मेरा मतलब वर्चस्व का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके चलते इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि 6 महीने तक मतलब कि ये पूरा आग लगा था, ठीक है। तो रीज़न भी था कि आज के समय में जो हमारे पास कॉपी किताब होते हैं वो पन्ने का होते हैं, तो इतना जल्दी मतलब कि जितना जल्दी वो जलेंगे उतना ही जल्दी क्या होता था, मतलब कि ख़त्म, बुझ भी जाएंगे। लेकिन उस समय थी पेड़ के छाल पे मतलब कि वो लिखा जाता था, पांडुलिपि जिसको बोलते थे, तो उसको जलने में भी क्या होता, मोटा होता था और जलने में भी उसको समय लगता था, ठीक है। अब देखिए आराम से आगे चलते हैं। तो इस समय जबकि बख्तियार सवाल यहाँ से पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, तो गौरी का सेनापति था। ये आपके लिए मतलब कि इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, आप डेट देख लेंगे, ठीक है। 1205 में, देखिए इस समय तक अभी तक गौरी का मृत्यु नहीं हुआ था, लेकिन 1205 में गौरी अपनी अंतिम अभियान, ठीक है, 1205 में गौरी अपना अंतिम अभियान, ठीक है, ठीक है, पंजाब के खोखर, कौन, खोखर जनजाति के विरुद्ध रखा था। पंजाब के खोखर जनजाति के विरुद्ध, ठीक है, जनजाति के विरुद्ध किया था, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद 1206 में, ठीक है, 1206 में दमयक नामक, 1206 में दमयक नामक रामलाल खोखर ने, देखिए क्या था कि अगले साल 1206 में रामलाल खोखर ने गौरी की हत्या कर दी। क्या कर दी, गौरी की हत्या कर दी, ठीक है। रामलाल खोखर ने गौरी की हत्या कर दी। अब गौरी के जो भी था, मैंने आपको बताया था कि गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, ठीक है। गौरी के कितने, तो 3 प्रमुख गुलाम थे, आराम से देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे, ये पूरा कहानी मैंने समझा दिया था पीछे वाले वीडियो में। तो गौरी के जो गौरी था, ठीक है, गौरी के 3 प्रमुख गुलाम, ठीक है, प्रमुख गुलाम थे। पहला ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, यहीं से आप दूसरा कर ले। दूसरा आपका हो गया याल्दोज, ठीक है। और तीसरा आप अगर देखना कुबाजा, तीसरा कौन, कुबाजा, ठीक है, तीसरा कौन हो गया, कुबाजा हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब क्या था, गौरी के बाद कौन सा, ऐबक, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, कौन सा, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। दिल्ली, हेडलाइन डाल लें, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ये कब से,
या 1205 से, ठीक है, ये सॉरी उसकी मृत्यु कब हुई थी, 1206 से 1526, 1206 से कब तक, 1526 ई तक आपका चला था, ठीक है। अब वंश के लिए एक मैंने ट्रिक बनाया है आपके लिए कि ठीक है, वंश के लिए और संस्थापक के लिए अलग अलग है, तो इसको कर ले। तो ये वंश के लिए, आप वंश के लिए, ठीक है, ये क्या है आपका ट्रिक है, क्या है ट्रिक है वंश याद करने के लिए। जैसे मैंने बताया था हसीन मसूक सा, ठीक है, तो जिस तरीके से उसका आपने याद कर लिया था उसी तरीके से इसको भी याद। गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो, ये आपका वंशज हो गया। वंशज के लिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, समझ गए। यहां से इससे क्या हो गया, गुलाम, गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और ये आपका कौन सा हो गया, लोदी वंश। कौन सा हो गया, लोदी वंश। तो इस तरीके से अब हम लोग देख लेंगे कैसे इसका दूसरा संस्थापक, संस्थापक देख लेंगे कि किसका संस्थापक कौन था। इसके लिए भी ट्रिक लिख लो, ठीक है, कि एबक जल गया खेबों से, एबक जल गया खेबों से, ठीक है, एबक जल गया आपको खेबों से। तो गुलाम वंश का एबक थी कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन, तुगलक वंश गयासुद्दीन, इस तरीके से। तो आगे हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। सबसे लंबा काल अगर आपसे पूछता है, नोट में लिख ले यहीं पे कि सबसे लंबा काल, नोट में आप लिख लेंगे कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका चला था, तो आपका तुगलक, तुगलक, तुगलक का चला था। किसका, तुगलक, ठीक है, तुगलक, आराम से समझ गए, तुगलक। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन होता है कि दिल्ली सल्तनत कितना से कितना, तो 1206 में किसकी मृत्यु हो गई, तो गौरी की मृत्यु हो गई थी, और 1526 तक ये चला था। इसके वंशज थे कौन से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है। और इसके संस्थापक भी एबक जल गया खेबों से। ये आप अपना ट्रिक याद रखेंगे। अगर पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका चला था, तो ये आपका तुगलक वंश का चला था, ठीक है। अब हम लोग किसको, गुलाम वंश को देखेंगे, ठीक है। गुलाम वंश पहला कौन सा, दिल्ली पे गुलाम वंश, ठीक है, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक, ठीक है। गुलाम वंश कब से, 1206 से 1290 तक। अब ऐसा देखिए, इस अब गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऐबक जो था गौरी का क्या था, गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर गुलाम वंश का संस्थापक आपसे पूछे, संस्थापक आपसे पूछते हैं, तो आप क्या करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक आप हो गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक का शासनकाल रहा है। 1206 से 1210 तक ये शासनकाल किया है, ठीक है, ये शासन किया था, ठीक है। यानी कि टोटली 6 से 10 यानी कि 4 साल तक ये किया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कौन सा, तो पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह राजा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो था सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। कौन, सुल्तान
की उपाधि धारण नहीं किया था। ठीक है, आराम से समझते थे, बल्कि मलिक तथा मलिक माने कि उसके क्या कहते हैं, गुलाम के तरह ही मलिक की उपाधि धारण किया था। किसका? मलिक का उपाधि इसने धारण किया था। मलिक की उपाधि, मलिक का उपाधि इसने धारण किया था। ठीक है, अब इसको किस किस नाम से जानते हैं ये भी थोड़ा सा आप जानकारी ले लें। यह गरीबों के प्रति मतलब कि प्रति दया और भाव रखता था, दया का भाव रखता था। ठीक है, और अतः इन्हें हातिम, ठीक है, क्या कहा जाता है? हातिम, हातिम कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम कहा गया। क्यों? क्योंकि यह गरीबों के प्रति क्या रखता था? दया का भाव रखता था। गरीबों के प्रति उदार भाव रखता था। ठीक है, मतलब कि दया भाव रखता था या उदार भाव रखता था, जिसके चलते इसे क्या कहा जाता था? हातिम कहा जाता था। ठीक है, यह लाखों का दान, देखिए यह लाखों के दान देने के चलते इसे लाख बख्श भी कहा गया है। ठीक है, इसे और नाम क्या दिया है? लाख बख्श, वक्त, लाख बख्श, लाखों का दान देना। ठीक है, लाखों के दान देने के कारण इसे लाख बख्श भी आपसे कहा जाता है। ठीक है, इसका इस देखिए, इन्हें पूरा कुरान देखिए, इसे देखिए क्या कहा जाता है? गरीबों के प्रति उदार भाव रखने के चलते हातिम कहा गया, लाखों के दान देने के चलते इसे क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया। उसी तरीके से इसे पूरा कुरान याद था। ठीक है, इसे क्या था? पूरा कुरान याद था, इसीलिए इसे कुरान खान भी कहा गया है। कुरान खान, पूरा कुरान याद होने के कारण, पूरा कुरान याद होने के चलते इसे कुरान खान भी इसे कहा गया है। ठीक है, अब इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे, याद रखिएगा। कौन सा? मिनहाज उल सिराज, ठीक है, आराम से देखिए, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ। मिनहाज उस सिराज, ठीक है, यह था। अब इसकी पुस्तक का नाम आपसे पूछता है, तबाकत ए नासिर। इसके पुस्तक का नाम, अब इसका पुस्तक तबाकत ए, ठीक है, आराम से देखिए, एक एक चीज समझ में आ रहा है ना आपको? नासिर, तबाकत ए नासिर, एकदम फाइनली। मिनहाज उस सिराज, इसके दरबार में क्या था? एक विद्वान था जिसकी पुस्तक तबाकत ए नासरी थी। आराम से पूछता है कभी कभी कि तबाकत ए नासरी किसकी पुस्तक है। ठीक है, ये सवाल आपके आता ही आता है। ठीक है, अब चलिए, अब क्या था अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब ये धीरे धीरे ये जो ऐबक था, अब ये क्या किया कि अब मतलब कि विजय अभियान अपना चालू कर दिया। ठीक है, जिसने, ठीक है, एक नाज़मी, देखिए दूसरा विद्वान जो था इसके दरबार में, नाज़मी रहता था। और इनके पुस्तक का नाम दो मैंने विद्वान बताया था, एक अपने को बता दिया, दूसरा ताज उल नासिर, ठीक है, ताज उल नासिर। इसके बाद अगला पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ऐबक अजमेर विजय के बाद, किस विजय के बाद? अजमेर विजय के बाद, अजमेर विजय के बाद
दिन का झोपड़ा, कितना दिन का, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। बल्कि यह क्या था, एक संस्कृत विद्यालय थी, ठीक है, उसको इसने क्या किया था कि थोड़ा बहुत तोड़वा के डेंटिंग पेंटिंग करवा के 2.5 दिन में इसको बनवा दिया, ठीक है, एक मस्जिद का रूप दे दिया। इसीलिए देखिए यहाँ से 3 सवाल आपसे बहुत बेहतरीन पूछता है कि किस विजय के बाद ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। तो अजमेर विजय के बाद इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। और सीधे सीधे कभी कभी पूछ देता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो एक मस्जिद है, ठीक है। तो ये सवाल आप आराम से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐबक दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद बनाए, ठीक है। दिल्ली में इसने एक मस्जिद बनवाया जिसका नाम क्या था, कुबतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, बनवाया। तो ऐबक ने एक मस्जिद भी बनाया था। कहाँ बनवाया था, तो आपका दिल्ली में बनाया था, ठीक है। यह इम्पोर्टेंट आपको इसलिए है कि यह जो है, यह मस्जिद, यह भारत का प्रथम यानी कि पहला मस्जिद है। यह भारत का पहला मस्जिद है। तो सवाल कैसे पूछता है कि भारत का पहला मस्जिद किसने बनवाया था, तो आपको ऐबक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था, तो ये आपको दिल्ली में बनवाया था, ठीक है। अब इसके बाद ऐबक के एक गुरुजी थे, ऐबक के गुरु, ठीक है, उनका नाम क्या था, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, ये आपको आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसलिए बताया कि अब ये जो आगे हम लोग बढ़ेंगे कि बख्तियार काकी के नाम पे ही इसने कुतुब मीनार, ठीक है, बनवाया था, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब कुतुब मीनार यहां से समझते चले। कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार इसने बनवाया, ठीक है। अब कभी कभी ये सवाल जब हाई लेवल में आप बैठते हैं तो पूछता है कि इस मतलब कि किस जगह से ये प्रेरित होके कुतुब मीनार बनाया था, तो अफगानिस्तान के जाम मीनार से यह प्रेरित होके, ठीक है। कहाँ से, तो अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होके इसने कुतुब मीनार क्या करा, कुतुब मीनार बनवाया, ठीक है। कुतुब मीनार बनवाया। और कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो ये आपको दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में इसने प्रथम मस्जिद भी बनाया था और कुतुब मीनार भी बनाया था। लेकिन कुतुब मीनार को इसने पूरा नहीं करवा पाया, ठीक है। ऐबक जो था कुतुब मीनार के मात्र 2 मंजिलें बनवा पाया था, ठीक है। यह कुतुब मीनार का 2 मंजिल ही बनवा पाया था, ठीक है। जबकि शेष 3 मंजिल इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। शेष 3 मंजिल किसने बनाया था, इल्तुतमिश। शेष किसने बना था, इल्तुतमिश। तो सवाल कैसे अब यहाँ से राइज होता है कि कुतुब मीनार के शेष 3 मंजिल को किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और ऐसे भी पूछता है कि ऐबक ने कुतुब मीनार को कितने मंजिल तक बनवाया था, तो मात्र 2 मंजिल तक ही बनवा पाया था, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मीनार पर बिजली गिर गया, ठीक है। अब कुतुब मीनार पर बिजली गिर गया था किसके समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक,
ठीक है, ऊपर आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुतुब मीनार पर बिजली गिर गया था। ठीक है, क्या हुआ था? बिजली गिर गया था। फिरोज शाह तुगलक, समझ गए, फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूर्ण निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक पूर्ण निर्माण कराया था। किसका? कुतुब मीनार का आपको कराया था। कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार का। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई, ठीक है, किसने? अलाई मीनार बनवाया। ठीक है, अलाई मीनार किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके प्रतिद्वंदी में, कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी में अलाई मीनार को क्या किया था? बनवाया था। ठीक है, चलिए, तो देखिए, अब आप लोग देख चुके होंगे कि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया। समय क्या करेंगे, सबको लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लिए कि कैसे मतलब कि आप एबक आ गया, एबक के बाद उसने क्या क्या किया था। तो ये जैसे जैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे बोलते भी चलता हूँ कि ऐसे सवाल पूछते हैं, इस तरीके से सवाल आते हैं एग्जाम में। आपके दिमाग में ये सवाल बैठ जाना चाहिए, आप एक सीक्वेंस से पढ़े, इसीलिए मैं आपको सीक्वेंस में लेके चलता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में जाके छाप दिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, एकदम धड़ल्ले से छापे। इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, अपने सर्किल के भाई बंधु सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, और चलिए, जो भी भाई बंधु हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं उनको बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद।